आज जिस मुद्दे पर हम अपनी बात रखना चाहते हैं वो मेरी नज़र में स्वतंत्र भारत के इतिहास में अपने तरह का एक अनूठा मामला है। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से या मुख्य मीडिया के भी कुछ चैनलों के माध्यम से आप सभी लोग परिचित होंगे कि आजमगढ़ जिले के पलिया गांव में जो वहां के वर्तमान प्रधान हैं उनके घर पर और उनके दो और पट्टीदार हैं उनके घरों पर पुलिस द्वारा बर्बर और अमानवीय कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से और साथियों के माध्यम से हमारे तक भी यह सूचना पहुंची, लेकिन जो सूचना आ रही थी वो सूचना अपने आप में पूर्ण नहीं थी। जब हम अब यह बात कह रहे हैं कि अपने आप में पूर्ण नहीं थी, तो उसका अर्थ यह है कि वो घटना क्यों हुई, घटना किसने की, और घटना क्यों की गई। क्योंकि जो भी सूचनाएं आ रही थीं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से उन परिजनों का बयान आ रहा था, एक श्रीमती सुनीता जी जो यूट्यूब में जिनका बयान आ रहा था, गोपाल स्वरूप वाजपेयी जो सीओ सगड़ी हैं, अभी उनको हटा दिया गया है 2-4 दिन पहले। उस दिन सीओ सगड़ी थे, उनके नेतृत्व में पुलिस वाले 29 जून की रात में ग्राम प्रधान के घर आए और ग्राम प्रधान के घर पर हमला बोल दिया। जो पुरुष थे वो सब भाग गए, महिलाएं घर में बच गईं, महिलाओं के साथ अभद्रता किया। जो घरों में सामान थे उसको बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। और न केवल ग्राम प्रधान मुन्ना पासवान के यहां बल्कि उनके चचेरे भाई जो स्वतंत्र कुमार जी हैं, स्वतंत्र पासवान जी हैं, जो भट्ठा चलाते हैं, उनके घरों में भी लूटमाट मचाई गई और सारे सामानों को कूच दिया गया। किचन में जो अनाज थे उसमें जहर डाल दिया गया। उनके और एक चचेरे भाई जो उनके चचा हैं रामपत जी, उनके घर में भी लूटपाट की गई। उनके घर अभी जल्दी शादी हुई थी, सारे गहनों को लूट लिया गया, जो नकदी था उसको भी लूट लिया गया। और परिजन ये सारा आरोप पुलिस वालों पर लगा रहे थे। उधर पुलिस के एसएसपी सुधीर कुमार सिंह, आजमगढ़ के जो एसपी हैं सुधीर कुमार सिंह, उनका बयान आ रहा था कि पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। घर के लोग अपने घर में खुद सामान बिखरा कर, जो उन पर मुकदमे किए गए हैं, जो उन्होंने अपराध किया गया है, उससे बचने के लिए पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ परिजनों का वीडियो वायरल था जिस पर साफ साफ आरोप था कि पुलिस ने 200 पुलिस वालों के साथ, जिसमें करीब 40-45 मोटरसाइकिल सवार थे, 5-6 वीआईपी गाड़ियां थीं, आए
और लूटपाट शुरू कर दिए, महिलाओं के साथ अभद्रता शुरू कर दिए, उनको मारना पीटना शुरू कर दिए और सामानों को कुचलना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस में छपा सुधीर कुमार सिंह जो एसपी हैं आजमगढ़ के, उनका बयान था कि यह कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है, घर वाले कुछ मुकदमे उनके ऊपर हो गए हैं, कुछ अपराध उन्होंने किए हैं, जिससे बचने के लिए पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये निश्चित करना बहुत जरूरी था कि आखिर वहां हुआ क्या है और वो किसने किया है। इन सब सवालों के जवाब के लिए एक समाज वैज्ञानिक के नाते हम लोग कुछ साथियों के साथ 13 जुलाई को पलिया ग्राम में पहुंचे। हमारे साथ श्रवण कुमार निराला जी थे जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ एडवोकेट ब्रजेश्वर निषाद जी थे जो वकालत की प्रैक्टिस करते हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, और कुछ साथियों के साथ हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे। 13 जुलाई को हम लोग लगभग 2 बजे वहां पहुंचते हैं और वास्तव में वहां का नजारा बिल्कुल ही हृदय विदारक था। 50-60 महिलाएं बैठकर धरना दे रही थीं और 20-25-50 की संख्या में पुरुष थे जो विभिन्न सामाजिक संगठनों से आए हुए थे, वो भी बैठ के वहां धरना दे रहे थे। जैसे ही हम लोग पहुंचे, हम लोगों ने बताया कि हम गोरखपुर से आए हैं, हम दलित समाज के हैं और हम आप लोगों के साथ क्या हुआ है जानने आए हैं। सबसे पहली मुलाकात सुनीता जी से होती है जो जिनके पति इंजीनियर हैं बनारस में और जिनके देवर स्वतंत्र कुमार भट्टे के मालिक हैं। उनके पास ट्रैक्टर है, कार है, मोटरसाइकिल है और एक अच्छी सी मकान है जो 10-15 साल पहले बनी होगी, जो उनके ससुर जी, स्वर्गीय ससुर जी ने बनवाया था, जो वहां बक्सी जी के नाम से प्रसिद्ध है और जिनकी डेथ पिछले साल 5 मई 2020 को हुई है। सुनीता जी रोने लगती हैं और बताती हैं कि हमारा कुछ बचा नहीं है, हमारा सारा सामान तोड़ दिया गया, हमारे इज्जत आबरू पर हाथ डाला गया। और दूसरे दिन, ये 29 तारीख की रात की घटना है, 8:30 बजे एक एक दो करके पुलिस वाला आने शुरू हुए और धीरे धीरे उनकी संख्या 200 हो गई। 40-45 मोटरसाइकिलें आ गईं, 5-6 वीआईपी गाड़ियां आ गईं और न जाने कितने लोग थे। सबसे पहले उन्होंने बिजली काट दिया जिससे किसी को कुछ दिखाई न दे और घरों में घुस करके सामान को तोड़ना और जो मिल जाए उसको पीटना, उसके साथ अभद्रता करना। मेरी देवरानी का मंगलसूत्र उन्होंने छीन लिया गले से। घर में जो भट्ठे से नकदी का पैसा रखा हुआ था वो उन्होंने ले लिया। सारी अलमारियां उन्होंने तोड़ दी। जो किचन में अनाज रखा हुआ था, चावल रखा हुआ था, उसमें उन्होंने केमिकल डाल दिया और केमिकल डाल करके डाल दिया और उसको पूरा बिखरा दिया। हम लोगों को मौके पर उस मकान में गए और मौके पर हमने उस मकान को देखा। हम वहां से कुछ फोटोग्राफ्स लाए हैं जो मैं चाहता हूं कि आप भी उसको देखें। ये उस मकान का बाहर का दृश्य है जिसके पोर्च को तोड़ दिया गया है, खिड़की को तोड़ दिया गया है, अंदर कमरे के सारे सामान को बिखेर दिया गया है। आप जब कमरे में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी सामान अपनी पूर्ववत स्थिति में नहीं है। अगर वो कप है तो फूटा हुआ है, गिलास है तो टूटी हुई है, महिलाओं की चूड़ियां टूटकर बिखरी हुई पड़ी हैं, अनाज है तो बिखरा हुआ है, अलमारी से सारे सामान निकालकर बाहर फेंके गए हैं, बक्से में से रजाइयां निकालकर बाहर फेंकी गई हैं। ये उनका ट्रैक्टर है जो जेसीबी के द्वारा
इसको किस तरह से तोड़ा गया है आप देख सकते हैं। हो सकता है इसमें तस्वीर कुछ धुंधली हो, लेकिन ये सारे फोटोग्राफ आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। बहुत सारे चैनलों पर, एनडीटीवी भी वहां गई थी, उनके भी चैनल पर आप देख सकते हैं, और बहुत सारे छोटे चैनल हैं जिनमें फोटोग्राफ है। ये ट्रैक्टर जेसीबी द्वारा इसको कुचल दिया गया है, कूच दिया गया है। सबसे हृदय विदारक जो घटना थी, एक बच्चे का तस्वीर आप देख सकते हैं जो कृष्ण का रूप धारण किया है। कृष्ण हिंदुओं के आराध्य देव हैं। ये 4 साल का बच्चा है। ये जो स्वतंत्र कुमार हैं, जो भट्ठे के मालिक हैं और इंजीनियर हैं, उनका बेटा है। पुलिस इस बेटे को खोज रही थी और इस बेटे को इसकी बड़ी अम्मी जो सुनीता जी हैं वो लेकर भाग गई और कहीं दूसरे पड़ोसी के घर में जाके छुप गई। जब ये बच्चा नहीं मिला तो उसने इसके तस्वीर पर चाकू से इसके गले को रेता है। आप इस तस्वीर पर देख सकते हैं, चाकू से इसके गले को रेता गया है। और इसके बाबा यानी दादाजी, जिनको बख्शी जी के नाम से जाना जाता है, वो पिछले साल जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके नाम से गालियां दी गई। भद्दी भद्दी गालियां उनको दी गई और उनके फोटो पर भी लाठी से, डंडों से कुचला गया। ये तो था ये इंजीनियर साहब का घर और स्वतंत्र कुमार जी का घर। जो ये लोग ग्राम प्रधान नहीं है, एक आदमी भट्ठा चलाते हैं, एक आदमी इंजीनियर है। इनके पिताजी की डेथ हो चुकी है, जो अधिशासी अधिकारी थे, जिनको बख्शी जी कहा जाता है। दूसरा फोटोग्राफ जो है, ये मुन्ना पासवान जी के चचा जी का है। ये घर है, आप देख सकते हैं, लगभग 3000 स्क्वायर फीट में नया नया घर बना है। इसके अंदर 6 कमरे हैं, एसी लगा है, बढ़िया किचन है, फ्रिज है, कूलर है। लेकिन इस घर के भी सारे सामानों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया गया है। घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है, कोई भी सामान अपनी साबुत स्थिति में नहीं है। उसके बाद ये भी ग्राम प्रधान जी का घर नहीं है, उनके चाचा जी का घर है। इनके रामपत जी पहले 2000 में ग्राम प्रधान हुए थे, इस समय वो ग्राम प्रधान नहीं है। इनके एक बेटे सफाई कर्मी हैं और इनका एक बेटा बीबीए करके दिल्ली में कोई अच्छी जॉब करता है और उसने ही ये घर बनवाया है। आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर सा घर बना हुआ है। तीसरा घर जो मुन्ना पासवान जी का है, उसकी तस्वीर हम प्रिंट नहीं करवा पाए हैं, वो थोड़ा अलग हटके है। कहना मैं ये चाहता हूं कि मुन्ना पासवान के पिताजी 3 भाई हैं, जिसमें से एक भाई बख्शी जी थे जिनकी डेथ हो गई है, और 2 भाई जीवित हैं, और तीनों परिवार अलग अलग है। तीनों परिवारों की अपनी अपनी अलग अलग मकाने हैं। प्रधान इस समय मुन्ना पासवान की पत्नी है। पुलिस जो कहानी गढ़ रही है, ये घटना, पहली बात तो पुलिस ये स्वीकार नहीं कर रही है कि पुलिस आकर के घरों में इस तरह का हुड़दंग और इस तरह का आतंक उन्होंने मचाया। लेकिन जब हम लोग वहां गए और जो 13वें दिन हम लोग वहां पहुंचे थे, 13वें या 14वें दिन घटना के हम लोग पहुंचे थे, और वहां जो लोगों के चेहरों पर भाव था, मुन्ना पासवान जी से हमारी मुलाकात हुई थी, उनका भी फोटो हमारे पास है। हवाइयां उड़ी हुई थी, सारी महिलाएं और पुरुष पूरे दहशत में थे, और ये पुलिसिया तांडव कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। मैं खुद इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं उनके दर्द को कितना बयान कर पा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं हूबहू बयान कर पा रहा हूं। मुश्किल से 20-25% उनके दर्द को मैं बयान कर पा रहा हूं, क्योंकि न जाकर वहां किसी वहां का जो हुआ है उसके दर्द को कोई बयान कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये घटना अपने तरह की अलग घटना है। अभी तक हम लोगों ने सुना था, जैसे शब्बीरपुर का कांड हुआ था,
सब्बीरपुर में दबंग ठाकुरों ने गांव की बस्ती पर हमला कर दिया 100-200 लोगों ने, और उसमें दोनों तरफ उसमें बहुत सारे लोग घायल हुए और बहुत सारी अभद्रताएं हुई, जिसकी सारी सूचना आप लोगों के पास है। लेकिन इसमें जो हमला किया है वो पुलिस है, और पुलिस आप जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस के सारे विद्यार्थी जानते हैं कि पुलिस स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। स्टेट जब कोई कार्रवाई करता है तो पुलिस के थ्रू करता है। यह स्टेट की कार्रवाई है, यह समाज के किसी दबंग समाज की कार्रवाई, सीधी सीधी कार्रवाई नहीं है, यह स्टेट की कार्रवाई है। और स्टेट की दलितों के ऊपर और इस तरह से संपन्न दलितों के घरों के ऊपर हमला बोल करके मुझे याद नहीं है कि आजाद भारत में इस तरह की कोई घटना हुई है। और ये लोग इतने संपन्न हैं कि इनके घर में ट्रैक्टर है, खेती 5-10 बीघे खेती है, भट्ठा चलता है इनका, इनके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है जो बख्शी जी के नाम से था, एक बंदूक है। ऐसे परिवार को पुलिस वालों ने निशाना क्यों बनाया? इस सवाल को जानने के लिए वहां जाना जरूरी है। जो भी इस सवाल को समझना चाहते हैं वहां उनको जाना चाहिए। मैंने जो सूचनाएं जुटाई हैं वो एक प्राथमिक किस्म की हैं, जो वहां लोग बातचीत कर रहे थे, और उसके बाद जो हमने इंटरनेट से और अन्य संसाधनों से जो हमने उस खबरों को पुष्ट करने की कोशिश की, वो मैं यहां रखना चाहता हूं। जैसे कि इस घटना का जो तात्कालिक कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि एक लड़की को मुन्ना पासवान के परिवार के कुछ लोग छेड़ रहे थे, जिसमें एक बंगाली डॉक्टर आनंद विश्वास वहां पर रहता है, उसका लड़का लिट्टन विश्वास वीडियो बना रहा था, और उसके लड़के ने प्रधान के गांव के लड़कों से यह कहा कि तुम लोग ऐसा मत करो। वो लड़के वापस आए और फिर उसको मारने के लिए चौराहे पे गए। इसी दौरान वहां पुलिस आ गई, और पुलिस उन लड़कों को जो प्रधान के परिवार के थे वो पकड़ करके थाने ले जाने लगी। तभी ग्राम प्रधान मुन्ना पासवान भी वहां पहुंचे, तो उन्होंने ये कहा कि अब मामला हो गया है, यहां पे हम बातचीत करा देते हैं, मैं गांव का प्रधान हूं, यहां सब मामला सलट जाएगा। लेकिन पुलिस नहीं मानी और कई ग्राम प्रधान से कहे कि तुम भी चलो और गाड़ी पर बैठ के चलो। 2 पुलिस वाले आए थे, गाड़ी पर बैठा करके ग्राम प्रधान को थाने ले जाना चाहते थे। ग्राम प्रधान ने यह कहा कि आप लोग चलिए, मैं अपनी गाड़ी से थाने पर आता हूं। इस दौरान पुलिस वाले ग्राम प्रधान के साथ जबरदस्ती करने लगे, 2-3 थप्पड़ मार दिए और ग्राम प्रधान के नाक से ब्लड आ गया। ये घटना दोनों तरफ का वर्जन यहां तक एक ही है। इसके बाद पुलिस का कहना है कि पुलिस वालों पर ग्राम प्रधान के लोगों ने हमला बोल दिया, जबकि ग्राम प्रधान का कहना है कि कुछ लोग हमको जब वो खींचने लगे और ब्लड आ गया तो हमको लेकर हॉस्पिटल आ गए दवा कराने, और पुलिस वाले वहां से चले गए। पुलिस वालों पर कोई हमला नहीं हुआ। उसके बाद हम अभी दवा करा के घर पहुंचने ही वाले थे, तब तक हमको सूचना मिल गई 8:30 बजे के आसपास कि हमारे घर पुलिस की, कई थानों की पुलिस पहुंच गई है। और उसके बाद हम सीधे घर नहीं गए, हम किसी के घर छुप गए। जब हम घर पहुंचे बाद में हमको पता चला तो घर वालों ने बताया कि इस तरह का तांडव हुआ है, जिसका विवरण हमने अभी आपको दिया। आप YouTube पर देखे होंगे, जब एसएसपी से सवाल पूछा गया कि पलिया गांव की क्या घटना है, तो एसएसपी जो सुधीर कुमार सिंह है, उनका इंडियन एक्सप्रेस के में अखबार में भी ये बयान है कि वहां पर मुन्ना पासवान के घर के बच्चे किसी लड़की को छेड़ रहे थे, और डॉक्टर का जो लड़का था लिट्टन विश्वास, वो उनको टोका, तो उन लोगों ने उससे मारपीट की। इस दौरान पुलिस पहुंच गई और पुलिस पर ग्राम प्रधान मुन्ना पासवान सहित अन्य लोगों ने हमला कर दिया, और लगभग 11 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर और 145 लोगों के खिलाफ
अज्ञात एफआईआर थाने में दर्ज कर ली गई है और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये एसएसपी का 5-6 दिन के बाद का बयान है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। जो 30 जून का दैनिक जागरण है आजमगढ़ का, उसमें भी घटना की रिपोर्टिंग हुई है, इंटरनेट पे मौजूद है। उसमें साफ स्पष्ट हेडिंग ही लगाया है उसने कि पुलिस वालों पर हमला करने वाले मुन्ना पासवान के घर पुलिस वालों ने तांडव मचाया। दैनिक जागरण की यह रिपोर्टिंग है। 30 जून की यह रिपोर्टिंग है कि पुलिस वालों पर हमला करने वाले ग्राम प्रधान और उनके पटीदारों के घरों पर पुलिस वालों ने उनका ट्रैक्टर कूट दिया, जेसीबी से उनका घर गिरा दिया, छज्जा गिरा दिया। ये 30 जून की रिपोर्टिंग है। और आज तक जो मुन्ना पासवान है उनके तरफ से कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने एप्लीकेशन दिया है लेकिन वो दर्ज नहीं हुई है। अब कोई भी सामान्य व्यक्ति इस बात को हजम नहीं कर पाएगा कि किसी के घर वालों बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ और उसके घर, न केवल उसके घर को बल्कि उसके पटीदार के 2 घरों को इतना बुरी तरह से नेस्तनाबूद करने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जाए। निश्चित रूप से घटना ये नहीं है, ये घटना तात्कालिक है और इस घटना को तात्कालिक कारण मानते हुए इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात है, जिसके नाते पुलिस ने मुन्ना पासवान के घर को रौदा, न केवल उनके घर को रौदा, उनके मान सम्मान को भी रौदा, उनके आत्म स्वाभिमान को भी रौदा। वो चीज क्या हो सकती है? जब मुन्ना पासवान अभियुक्त है तो आप उनके घर पे, कोई आपके पास कुर्की का आदेश नहीं था, कोई न्यायालय का आदेश आपके पास नहीं था, मुन्ना पासवान के खिलाफ कोई आपराधिक मामला आज तक दर्ज नहीं है थाने में। आप किस हैसियत से उनके घर पे गए और इस तरह से नेस्तनाबूद आपने उनके घर को किया, उनके घर को लूटा? लगभग 20 लाख की संपत्ति लूटी गई है, जिसमें नकदी है, जेवर है और 10 लाख का अनाज और जो सामान है, गद्दे हैं, रजाई हैं, कपड़े हैं, जिसको बर्बाद किया गया है। आखिर वो कौन सा कारण हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, ये पुलिस एक 4 साल के बच्चे को क्यों खोज रही थी, जो मुन्ना पासवान के घर का भी नहीं है, उनके पटीदारी का है, रिश्ते में उनका भतीजा लगता है। और वो कृष्ण की सुंदर सी अच्छी तस्वीर फोटो है उसकी फोटो को फ्रेम से निकाल करके चाकू से उसका गला रेता पुलिस ने और उसके दादाजी को गाली दिया। ये किस कानून के तहत आता है? आईपीसी की किस धारा में है कि किसी 4 साल के बच्चे का फोटो काटा जाएगा पुलिस द्वारा, गला काटा जाएगा, किसी मरे हुए व्यक्ति को गाली दी जाएगी? निश्चित रूप से ये आईपीसी के किसी धारा में नहीं आता है। हां, ऐसी धाराएं हैं, ऐसी संहिताएं हैं जिसकी धाराओं में ये बातें लिखी हुई हैं। और निश्चित रूप से मेरा इशारा मनुस्मृति की तरफ से है और मनवाद की तरफ है। ये पुलिस, जिसके थाना अध्यक्ष रौना पार तारकेश्वर राय हैं, राय एक दबंग बिरादरी है उत्तर प्रदेश की, बिहार की भी एक दबंग बिरादरी है। और ये लोग दलितों को मनुष्य मानने को तैयार नहीं होते हैं और दलितों का रहन सहन, दलितों का खाना पीना, दलितों का आत्म स्वाभिमान, आत्मसम्मान इनको बर्दाश्त नहीं होता है। उसी जात के तारकेश्वर राय वहां थाना अध्यक्ष हैं। गोपाल स्वरूप वाजपेयी जो सीओ थे, अभी उनको हटा करके मनोज शुक्ला को रख दिया गया है। 4-5 दिन पहले जब प्रशासन पर दबाव बढ़ा तो उनको हटा करके मनोज शुक्ला को लगाया गया। इस वाजपेयी ने वहां जाकर सीओ उस महिला से कहा कि रात में, जैसा कि वीडियो वायरल हो रहा है, रात में जो मजा नहीं आया वह मजा लेने के लिए मैं दिन में आया हूं। यह कोई आईपीसी का धारा नहीं है, लेकिन मनुस्मृति की धारा है।
यह मनुस्मृति की धारा के तहत यह पुलिस ने काम किया। जो एसपी सुधीर कुमार है, ठाकुर जात के हैं, और वो ये मानने को तैयार नहीं है कि पुलिस ने उत्पीड़न किया है। उनका यह कहना है कि जो पुलिसिया कार्रवाई होने वाली थी, उनके ऊपर जो लड़की छेड़छाड़ का मामला था, उससे बचने के लिए घर वालों ने अपना घर और सामान बिखरा दिया, अपना घर तोड़ा। लेकिन जिस रूप में घर तोड़ा गया है, कोई भी जाकर देख सकता है कि कोई घर वाला इस तरह से अपना घर नहीं तोड़ता है। कोई मां, क्योंकि उसके पिता नहीं थे, जिस बच्चे की तस्वीर का गला काटा गया है, कोई मां अपने बच्चे के तस्वीर का गला नहीं काटेगी। कोई मां या कोई औरत या कोई पुरुष अपने घर में जो एक मंदिर बनाया है, जिसमें जय माता दी लिखा हुआ है, कृष्ण और तमाम हिंदू देवी देवताओं की फोटो है, उसको तहस नहस नहीं करेगा। एक मनवादी ऐसा कर सकता है, चाहे वो पुलिस के भेष में हो, चाहे किसी भेष में हो, क्योंकि एक पासवान जाति का लड़का, एक दलित जाति का लड़का कृष्ण का मोर पंख लगाकर फोटो खिंचवाए, यह मनवादी बर्दाश्त नहीं करते हैं, और मनुस्मृति में इसकी मनाही है। कोई दलित जिसको मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, वो घर में मंदिर बनाए, अपने हिंदू देवी देवताओं की पूजा घर में करे, ये मनुवादियों को बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इसलिए पुलिस ने मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त होकर के मुन्ना पासवान और उनके पटीदारों के घर और उनके गांव वालों के घर पे हमला बोला है। 11 लोगों को नामजद किया है, 2 लोगों को उन्होंने पकड़ा है, जिसमें दोनों, एक नाबालिग बच्चा है जिसको मऊ जेल में रखा गया है, और एक बच्चा बालिग है जो खाना खा रहा है। उसको लोग इतना मारे हैं कि वो चल नहीं पा रहा था, वो आजमगढ़ में जेल में बंद है। लेकिन आगे सवाल उठता है कि पुलिस की किसी व्यक्ति से ऐसी दुश्मनी क्यों हो सकती है? निश्चित रूप से सवाल है। हम लोगों ने गांव वालों से पूछा कि क्या कोई किसी से दुश्मनी है, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई एफआईआर लाज नहीं है उनके ऊपर, किसी तरह की शिकायत नहीं है उस घर पर। लेकिन जब हमने कुछ ग्रामीणों से और कुछ खोद कर जानना चाहा, तो पता चला कि जब से योगी की सरकार आई है, पुलिस वाले बख्शी जी को बहुत परेशान कर रहे थे। उनका एक भट्ठा है, आए दिन उस भट्टे पर छापेमारी करते थे। कोई भी सामान आपत्तिजनक नहीं मिलता था, तब भी उनके आदमियों को पकड़कर ले जाते थे, प्रताड़ित करते थे। और जब मैंने सोशल मीडिया खंगाला और कुछ अखबारों की कटिंग को खंगाला, तो मुझे सोशल मीडिया पर एक एप्लीकेशन मिला जो स्वतंत्र कुमार ने पिछले 6 मई 2020 को डीआईजी को लिखा है, आजमगढ़ के डीआईजी को लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे भट्ठे पर जो उस समय तत्कालीन दरोगा ओभी सम सिंह थे, उन्होंने बगैर किसी पूर्व सूचना के लॉकडाउन के दौरान, पिछले साल अप्रैल में लॉकडाउन था, मई में लॉकडाउन था, लॉकडाउन के दौरान उन्होंने मेरे भट्टे पर छापा मारा, हमारे 2 आदमियों को पकड़ के ले गए। फिर हम लोग थाने में गए, हमारे पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी। देर रात उन्होंने उसे छोड़ा। उसके बाद फिर छापा मारा दिन में भी,
दिन में भी कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, दिन में भी कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, और हमको उन्होंने जाति सूचक शब्दों से गाली दिया। उस एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा हुआ है पसिकट और करके तत्कालीन दरोगा कोई सम सिंह थे, उन्होंने गाली दिया और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। यह बात जब बख्शी जी को पता चली, जो उस इलाके के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, विशेषकर पासी समाज में जब भी कोई अत्याचार होता था तो वो खड़े होते थे। जब उनको पता चला कि पुलिस मेरा उत्पीड़न कर रही है और जानबूझ के उत्पीड़न कर रही है, पासी समाज का होने के नाते उत्पीड़न कर रही है, दलित होने के नाते उत्पीड़न कर रही है, तो उनको बहुत धक्का लगा। और पिछले साल 5 मई 2020 को उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। स्वतंत्र कुमार ने जो एप्लीकेशन दिया है उसमें लिखा है कि इसके जिम्मेदार रौना पार के थाना अध्यक्ष हैं। अब उस एप्लीकेशन पर क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं कार्रवाई हुई, ये एक जांच का विषय है। मैंने पहले ही बताया कि मुझे जो सूचनाएं मिली हैं वो प्राथमिक स्तर की मिली हैं, लेकिन इसका मेरे पास प्रूफ है। जो मैं कह रहा हूं, मेरे पास स्वतंत्र कुमार का लेटर है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे पिताजी प्रताड़ना से तंग आकर उनको हार्ट अटैक हो गया, वो मर गए, और इसके जिम्मेदार थाना अध्यक्ष रौना पार है, जो उस समय सम सिंह करके थे, नाम अभी हमको याद नहीं आ रहा। ये एप्लीकेशन उनका है, मेरे पास है। हाँ, थोड़ा मेरी बात लंबी हो गई, बात ही ऐसी है कुछ, मैं समेटने का प्रयास करूंगा। वो एप्लीकेशन है। दूसरी बात एक पता चली कि उस गांव में 65 घर पासियों का है, पासी समाज के लोगों का है, और सबके पास थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है। वहां 2-3 भट्टे हैं, एक तो इनके स्वतंत्र कुमार जी के हैं, और वो लोग स्वतंत्र रूप से अपना काम करते रहते हैं, किसी ठाकुर के खेत पर निर्भर नहीं है। 1985 में जब बख्शी जी की नौकरी लगी, तब उन्होंने जो ठाकुरों का अत्याचार था उसका विरोध करना शुरू कर दिया था, और ये बात ठाकुरों को कभी हजम नहीं हुई। 1996 में बख्शी परिवार की एक बहू अपने खेत में जा रही थी और किसी ठाकुर के, जो पिछले बार अविनाश सिंह ग्राम प्रधान हैं, उनका खेत पड़ता था, तो उनके चाचा जी ने उस बहू को गाली दिया और कहा कि इस रास्ते से तुम क्यों जा रही हो, तुम्हारा मेड़ नहीं है। वो बहू वापस लौट के चली आई। सुबह जब वो आए फिर गाली वगैरह देने लगे। फिर पासी टोले में जो 65 घर हैं ठाकुरों से एक 1996 में संघर्ष हुआ, दोनों तरफ से लाठी और डंडा चला और उसका मुकदमा दर्ज हुआ। अभी कुछ दिनों पहले जो पिछले दिने अविनाश सिंह जो ग्राम प्रधान है, उनके चचा जी ने बख्शी जी से कह करके कहा कि भाई हम लोग कब तक मुकदमा लड़ते रह रहे हैं, इस मुकदमे को वापस ले लिया जाए। उस मुकदमे में बहुत सारी धाराओं को वापस ले लिया गया है। अब चूंकि स्वतंत्र कुमार जी से बात नहीं हो पाई, उनको पता है कि उस मुकदमे में क्या कार्रवाई हो रही है। मेरे कहने का मतलब है, ग्राम प्रधानी कभी ठाकुरों के पास रहती है और कभी पास रहती है। पिछली बार सामान्य सीट थी, तब अविनाश सिंह ग्राम प्रधान थे। इस बार जब अनुसूचित जात महिला सीट आई, तो एक निर्मला पत्नी विनोद कुमार को अविनाश सिंह ने खड़ा किया और मुन्ना पासवान ने अपनी पत्नी को खड़ा किया, और 467 वोटों से मुन्ना पासवान की पत्नी विजयी हुई। इसके पहले 2000 में इनके चचा रामपत जी प्रधान रह चुके हैं। इसके पहले जो ओबीसी सीट थी, तो एक विश्वकर्मा जी थे जो मुन्ना पासवान से जिनका तालमेल अच्छा था, उनके पास प्रधानी थी। तो ये जो ठाकुर और पासी जाति की जो आपसी रंजिश है, जो पासी स्वतंत्र रूप से अपना काम करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं है, स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, जिनके पास भट्ठा है, जिनके पास ट्रैक्टर है, जिनके पास बंदूक है, जिनके पास रिवॉल्वर है, उनसे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए, दलितों के पासियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए ठाकुर शायद, चूंकि 96 से झगड़ा है और कभी भी किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं पड़ी कि
बख्शी जी के घर के दरवाजे, जो उनका सड़क पर घर है, उस सड़क से वो नीचे उतर जाए, ऐसा गांव के लोगों का कहना था। जब भी कोई पुलिस वाला आता था, बख्शी जी को बुलाता था, बख्शी जी सड़क पर जाके उससे मिलते थे। कभी उस सड़क से अंदर नहीं आ पाता था पुलिस वाला। अब चूंकि ठाकुरों की सरकार आ गई है और यह निर्विवाद सत्य है कि ठाकुर अपने आप को, अपनी जो तथाकथित, जो उनकी पुरानी जो सम्मान है, जो झूठा आत्मसम्मान है, और जो उनको अन्य लोगों को दबाने में जो मजा आता है, जो उनको लगता है कि इनको दबा के रखना ही ठीक है, जो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को एक नई ऊर्जा मिली है। और इसी का कारण था कि सब्बीरपुर कांड हुआ। उत्तर प्रदेश में सब्बीरपुर से लेकर के सैकड़ों कांड हो गए हैं दलितों के ऊपर हमलों के, और विशेषकर सारे हमले, ज्यादातर हमले ठाकुरों द्वारा किए जा रहे हैं। और ये ठाकुरों के सर पर पुलिस के द्वारा हमला कराया गया है। इसको फॉर्मलाइज करें, अब स्टेट जो राज्य है पॉलिटिकल साइंस की भाषा में, वो भारत के सवर्णों के हाथ में है। राज्य की पावर सवर्णों के हाथ में है और उत्तर प्रदेश में ठाकुरों के हाथ में है। इसलिए ठाकुर अब राज्य की पावर का इस्तेमाल दलित दमन और दलित उत्पीड़न के लिए कर रहे हैं। इस घटना को समझना इसलिए जरूरी है कि अभी तक जितनी घटनाएं हम लोग सुनते थे, किसी गरीब दलित का परिवार घर जला दिया जाता था, तो तमाम एक परसेप्शन होता था, जब लोग पढ़ लिख लेंगे, जब नौकरी पालेंगे, जब अमीर हो जाएंगे, तब उनके साथ इस तरह का अत्याचार नहीं होगा। लेकिन आज इस तरह के अत्याचार की शुरुआत हो गई है। और इसके साथ साथ यहां इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि आज तक न तो केंद्र सरकार का अनुसूचित जाति आयोग वहां पहुंचा, न राज्य सरकार का अनुसूचित जाति आयोग वहां पहुंचा, न ही डीएम पहुंचा है, न ही एसएसपी वहां पहुंचा है। और बीजेपी के और डीएम के जो प्रतिनिधि वहां पहुंच रहे हैं, वो लोगों पर दबाव बना रहे हैं कि तुम मलबा हटवा लो, तुम ही सब केस वापस, केस तो कुछ हुआ नहीं है और तुमको मुआवजा दिलवा दिया जाएगा। उस महिला का कहना है कि उसके सम्मान का क्या मुआवजा हो सकता है, उसकी इज्जत का क्या मुआवजा हो सकता है, उस परिवार और उस पासी समाज का जो सम्मान है, जो आत्मसम्मान है, जो स्वाभिमान है, उसका क्या मुआवजा हो सकता है। निश्चित रूप से इसका कोई मुआवजा नहीं हो सकता है। और ये अपने तरह की बिल्कुल नई घटना है। इस घटना को तभी अंजाम दिया जा सकता था जब मनवादियों के हाथ में राजसत्ता हो, क्योंकि अब बहुत सारे दलित जो पासी समाज या पासी धोबी, चमार, खटीक या विभिन्न जातियों में जो बटे हुए लोग हैं, उसमें बहुत लोग, बहुत सारा परिवार, बहुत सारा गांव ऐसी स्थिति में है जो सीधे हमले का जवाब दे सकता है। इसीलिए यहां स्टेट पुलिस का इस्तेमाल किया गया। अब जरा आप कल्पना करिए, 200 की संख्या में पुलिस है, हथियारों से लैस है, सब्बल से लैस है, जेसीबी से लैस है। अगर उस गांव के 65 घरों का गांव है जिसमें लगभग 600 के आसपास जनसंख्या होगी, कोई बच्चा पुलिस वाले पर पथराव कर दिया होता, कोई डंडा चला दिया होता, तब क्या स्थिति होती। निश्चित रूप से कई लाशें गिर गई होती और पुलिस वाले पूरी तैयारी में थे कि जो भी मिलेगा उसको, अगर जरूरत पड़ी तो उसको गोली भी मार देंगे। ये मनोबल पुलिस के पास आया कहां से? क्योंकि पुलिस खुद मनवादी लोग जो इस देश में दलितों पर अत्याचार करते रहे हैं, वो खुद सत्ता में आ गए हैं और स्टेट की पावर उनके हाथ में है। जब भी स्टेट की पावर इनके हाथ में होती है तो ये दलितों और वंचितों और जो भी इनके विचारधारा से सहमत लोग नहीं है, उन पे इसी तरह का अत्याचार करते हैं। चाहे पुष्यमित्र शुंग का राज देख लीजिए, चाहे पेशवा का राज देख लीजिए, ऐसे ही अत्याचार हुआ है।
दूसरी बात, ये समाज वैज्ञानिकों और समाज के चिंतित जो भी डेमोक्रेसी के चाहने वाले लोग हैं, उनको ये समझना पड़ेगा और दलित समाज को भी समझना पड़ेगा कि वो जो लाभ है, जो रिजर्वेशन है, किस कास्ट को कितनी नौकरी मिली, इसके लिए तो वो बात करते हैं। इसके लिए चमार को अलग कर देंगे, पासी को अलग कर देंगे, धोबी को अलग कर देंगे, खटिक को अलग कर देंगे। अब सामाजिक न्याय हुकुम सिंह के उसमें वो बनेगी और मोदी जी आकर भाषण देंगे कि कुछ जातियों को लाभ मिल रहा है। लेकिन जब उत्पीड़न का मामला आता है तो ये दलितों को, सारे दलितों को यह समझना चाहिए कि सारे ठाकुर, सारे ब्राह्मण और सारे सवर्ण, चमार, धोबी, पासी, खटिक, चाहे जितनी भी दलित जातियां, सबको एक नजर से देखते हैं और सबको एक ही डंडे से हाँकते हैं। तो जब तक इस बात को हम लोग समझेंगे नहीं और ये जो स्टेट का खतरा हमारे ऊपर है, इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक हम इस चीजों से निजात नहीं पा पाएंगे। मैं यही थोड़ी चंद बातें आपके समक्ष रखना चाहता था। एक समाज वैज्ञानिक होने के नाते ये मुझको एक नई तरह का उभार लगा, इसलिए मैंने सोचा कि फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके समक्ष अपनी बातें रखूं। और मैं फिर अपील करता हूं कि जो लोग भी इस घटना को समझना चाहते हैं, उनको घटनास्थल पर जाना चाहिए। उन गांव के लोगों पर जो खौफ है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। आज 15 दिनों से उन घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, इसके कारण की तलाश करनी चाहिए। और अभी भी वो लोग नॉर्मल नहीं सो रहे हैं, नॉर्मल नहीं जग पा रहे हैं, इस तरह का खौफ पुलिस ने उनके ऊपर किया है। इसके कारणों में जाना चाहिए और इसकी किसी बड़ी एजेंसी से ये पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। और जो पुलिस की भूमिका है, जिसमें एसएसपी, सीओ और उस 4 थानों के पुलिस इंचार्ज और साथ में पुलिस बल जो तैनात है, इनको बर्खास्त करके एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा, किसी आयोग के द्वारा जांच होनी चाहिए, तब इस घटना का पता चलेगा। नहीं तो भविष्य में जो लोग भी एक सुंदर भारत देखना चाहते हैं, एक समर्थ भारत देखना चाहते हैं, एक लोकतांत्रिक मूल्यों वाला भारत देखना चाहते हैं, उनके सपने ऐसे ही कुछ आते जाते रहेंगे। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आप अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम।